वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है त्रय राशि का, यानी द रूल ऑफ 3। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल 8, फॉर अ मिड डे मील इन अ स्कूल विद 120 स्टूडेंट्स द कुक यूजली मेक्स 15 kg ऑफ राइस। एक स्कूल जहां पर 120 स्टूडेंट्स हैं उसमें मिड डे मील के लिए 15 kg राइस बनाया जाता है। ऑन अ रेनी डे ओनली 80 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल। अब एक दिन जब बारिश हो रही थी तो सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही स्कूल आए। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस शुड द कुक मेक सो दैट द फूड इज नॉट वेस्टेड। अब जो कुक है वो कितना किलो राइस बनाए ताकि जो फूड है वो वेस्ट ना जाने पाए। अब यहाँ पर हमको दो क्वांटिटीज की वैल्यू दी है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा मास ऑफ राइस कि राइस कितना किलो है। और दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जब 120 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी सिचुएशन जब 80 स्टूडेंट्स हैं। तो दो सिचुएशन है, इसीलिए दो रेशियोज बनेंगे। क्या वो दो जो रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल होंगे? तो यस, वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि लास्ट वाला सेंटेंस आप देखो उसमें क्या कह रहा है, कितना किलोग्राम राइस का कुक करना होगा ताकि जो फूड है वो वेस्ट ना होने पाए। तो जिस फैक्टर के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहे हैं उसी फैक्टर के साथ राइस के अमाउंट को भी हमको कम करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो राइस कम पड़ सकता है या हो सकता है एक्स्ट्रा हो जाए, वेस्ट हो जाए। तो चलिए हम रेशियो को लिखते हैं, चाहे आप स्टूडेंट इज टू राइस लिख लो या राइस इज टू स्टूडेंट। तो चलो जैसे यहाँ पर मैं स्टूडेंट इज टू राइस का रेशियो ले लेता हूँ। तो पहले केस में हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हैं तो ये हो जाएगा 120 इज टू राइस का अमाउंट कितना है 15 kg, तो ये हो गया 15। दूसरा रेशियो क्या बनेगा, तो इसमें देखो 80 स्टूडेंट्स दिए हैं तो 80 इज टू राइस का अमाउंट तो हमको दिया नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है, तो ऐसे इसकी जगह हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने बताया ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो रहे हैं तो उसी फैक्टर के साथ राइस के अमाउंट को भी कम करना होगा, क्योंकि हमको सेम इफेक्ट चाहिए ना। कि जैसे पहले 120 स्टूडेंट के लिए 15 kg राइस काफ़ी होता था, ना कम पड़ता था ना बच रहा था, तो वैसा अभी भी हो, सेम इफेक्ट हमको मिले। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो एक रेशियो में अगर कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वाला रेशियो हमको मिलना चाहिए। तो पहले रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि दूसरे रेशियो का हमको फर्स्ट टर्म मिल जाए, यानी 120 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या नंबर आ जाए कि हमको 80 मिल जाए। ऐसा हम कई बार कर चुके हैं ना, तो अब तो सीख ही गए होगे। तो इस बॉक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 120 मल्टीप्लाई में हो रहा है, अगर इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस 0 से 0 चला गया, 4 2 8, 4 3 12। तो मतलब हमको 120 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जिस नंबर से एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से दूसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमको प्रोपोर्शनल रेशियो मिलेगा। तो 15 को भी हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 30 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 10, यानी 80 स्टूडेंट्स के लिए आपको 10 kg राइस बनाना होगा। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल का रिलेशन हमने दिखा दिया, और ये 80 डिवाइडेड बाई 120 किया तो हमको 2/3 मिल गया। तो मतलब जो फैक्टर है वो 2/3 है, इसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग द वेट ऑफ राइस बाय द सेम फैक्टर, तो क्या आएगा 10। तो उस दिन कुक को 10 kg राइस बनाना होगा। The situation above is a typical example of problem where we need to use proportional reasoning to find a solution। तो ये जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा उसमें हमने प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज किया प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। 4 क्वांटिटीज आर लिंक्ड प्रोपोर्शनली आउट ऑफ विच 3 आर नोन एंड वी मस्ट फाइंड द 4th अननोन क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 क्वांटिटीज हमारे पास है, दो तो स्टूडेंट का नंबर, एक केस में 120 दूसरे में 80, और दो क्वांटिटी राइस की है, एक तो हमको 15 kg दिया है, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो 4 में से 3 तो हमको पता है, एक जो अननोन क्वांटिटी है वो हमको फाइंड आउट करना है। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी कैन मॉडल 2 प्रोपोर्शनल रेशियोज यूजिंग अलजेब्रिक नोटेशन एज। अब इस तरह की सिचुएशन का अगर हम मॉडल बना दें, मतलब अलजेब्रिक नोटेशन का यूज करके एक रिलेशन बना दें, तो ऐसी जहां पर भी सिचुएशन आएगी वहां पर इस मॉडल के रिजल्ट को अप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट हमारा काम हो जाएगा। फिर से पूरा सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या करें, यानी एक फॉर्मूला टाइप का हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना काम हो जाए। तो चलिए हम दो रेशियोज ले लेते हैं, एक हो गया हमारा A/B, दूसरा C/D। ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल हमने देखा, सेम वही केस है, बस यहाँ पर अलजेब्रिक नोटेशन का हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब नंबर की जगह लेटर नंबर्स दैट इज वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। फॉर दीज रेशियोज टू बी प्रोपोर्शनल वी नो दैट टर्म C शुड बी अ मल्टीपल ऑफ टर्म A बाई अ फैक्टर से F एंड द टर्म D शुड बी अ मल्टीपल ऑफ टर्म B बाई द सेम फैक्टर F। सो अब कहने का मतलब ये है, मैं चलिए अलग से आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे एक रेशियो हमने लिया है A/B, दूसरा रेशियो हमने लिया है C/D,
और ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, ये हमने मान लिया है। अब अगर रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक ऐसा नंबर होगा जो एक रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक रेशियो के दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको दूसरे रेशियो मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करके हमको सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो मान लो वो नंबर है f, यानी अगर a में हम f मल्टीप्लाई कर दें तो हमको c मिल जाए। अब जो नंबर हम एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर दूसरे टर्म में भी मल्टीप्लाई करना होता है, तभी जो रेशियो हमको मिलता है वो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब a में हमने f मल्टीप्लाई किया तो हमको दूसरे रेशियो का फर्स्ट टर्म मिल गया, तो b में भी हमको f मल्टीप्लाई करना होगा तो दूसरे रेशियो का दूसरा टर्म हमको मिल जाएगा। तो a में हमने f को मल्टीप्लाई किया तो c हमको मिला, तो हम कह सकते हैं कि c की वैल्यू क्या है, a मल्टीप्लाई बाई f। तो af या fa कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह से b में हमने f मल्टीप्लाई किया तो d हमको मिला, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि d इक्वल है किसके, fb के। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है कि c इक्वल हो जाएगा fa के, d इक्वल हो जाएगा f के। इसको एग्जाम्पल से भी समझ लो। जैसे मेरे पास एक रेशियो दिया है 2:3। अब इसी के प्रोपोर्शनल एक और रेशियो हमको चाहिए, तो कोई एक नंबर हम चूज करेंगे, उसी से इस रेशियो के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने डिसाइड किया कि चलो 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो नया रेशियो हमारा बन गया 10:15। ये दोनों ही रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि एक रेशियो के दोनों टर्म में हमने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो दूसरा रेशियो हमको मिल गया। तो क्या दूसरे रेशियो का जो दोनों टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 10 की बात कर लें तो 10 को हम 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 15 को हम 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। यानी दूसरे रेशियो का दोनों जो टर्म है वो कोई नंबर 5 जो हमने चूज़ किया था उसको पहले रेशियो के दोनों टर्म दैट इज़ 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिला। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने की है कि दूसरे रेशियो का दोनों जो टर्म है वो पहले रेशियो के दोनों टर्म से सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे मिला है और वो सेम नंबर हमने f चूज़ किया है। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, देखो f और a मल्टीप्लाई हो रहा है, a अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी c/a। इसी तरह से d इक्वल जो fb है, इसमें भी देखो अगर b को हम इधर साइड भेज दें तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि f और b मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी d/b। अब दोनों ही f की वैल्यू है तो मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी c/a और d/b इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही तो f है। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया c/a इक्वल d/b। तो इधर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, c/a इक्वल d/b। अभी जो डिनोमिनेटर में a और b है इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों साइड हम ab से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाए। तो ab इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ab इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, इधर ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर b और c, यानी ये हो जाएगा BC इक्वल इधर a बचा और d, तो ये हो जाएगा AD। तो BC इक्वल AD आ गया। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर दी है कि A/B प्रोपोर्शनल है C/D के, तो रिलेशन ये बनेगा कि AD इक्वल BC। दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स। इसी को हम कहते हैं टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये जो हमारे पास था c/a इक्वल d/b, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये रिलेशन मिलेगा। मतलब c और b को मल्टीप्लाई कर दो, a और d को मल्टीप्लाई कर दो, तो a और d मल्टीप्लाई होके AD हो जाएगा, c और b मल्टीप्लाई होके CB हो जाएगा। ये आपस में क्या है, इक्वल है। सिंस AD इक्वल BC वी शो दैट। अब अगर यहाँ से d की वैल्यू हम निकालना चाहें तो देखो AD है, यानी AD से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी ये ऐसा हो जाएगा कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, c और b तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे थे, a इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो d इक्वल CB या BC/a। तो ये रिलेशन आ गया। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको अगर हम समराइज़ करें तो अगर हमको एक रेशियो A/B और दूसरा रेशियो C/D दिया है और ये भी दिया है कि ये दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल हैं, और अगर हमको जो लास्ट वाली क्वांटिटी है वो नहीं दी, मतलब अगर उसको हमको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला या उसका रिलेशन क्या होगा, सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, यानी b और c मल्टीप्लाई कर लो और फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल इफ देयर टर्म्स आर इक्वल व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइड। अब दो रेशियोज प्रोपोर्शनल तब होंगे जब उनके टर्म्स का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको दो रेशियोज दे दिया A/B
और दूसरा रेशियो दे दिया C/D। और हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों जो रेशियोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले इन रेशियोज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये आप जानते होगे कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाता है और दूसरा वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो A/B को हम A/B लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा वाला रेशियो बन जाएगा C/D। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी A और D को मल्टीप्लाई कर लो, B और C को मल्टीप्लाई कर लो। तो A और D को मल्टीप्लाई करके AD हो जाएगा, B और C मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ मैं। जैसे एक रेशियो हमको दिया है 2:3 और दूसरा दिया है 10:15। क्या ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल है? तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसको लिख देंगे 2/3, इसको लिख सकते हैं 10/15। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 30, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर से भी 30 आएगा। तो देख सकते हो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो मतलब ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है। द फोर्थ अननोन क्वांटिटी कैन बी फाउंड थ्रू सच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अगर दो रेशियोज प्रपोर्शन में हैं और उसमें जो फोर्थ वाली क्वांटिटी है वो हमको नहीं दी, तो इस तरह से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जो ऊपर हमने देखा कि A/B और C/D ये दो रेशियो हैं, अगर ये प्रपोर्शन में है तो लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला जो क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगी? सेकेंड और थर्ड वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो इस मेथड से दो काम हो सकता है, एक तो रेशियोज की प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा फोर्थ जो क्वांटिटी अननोन है वो हम निकाल सकते हैं। एंशिएंट इंडिया में आर्यभट्ट और इसके अलावा और भी जो लोग थे वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है प्रोपोर्शनैलिटी वाली उसको कहते थे रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स। मतलब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल 8 देखा ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहा जाता था रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स। देयर वर 3 नंबर्स गिवन। तो इसमें क्या होता था, 3 नंबर्स हमको दिए होते थे। फर्स्ट नंबर को कहा जाता था प्रमाण, जिसका मतलब होता है मेजर। हमने जो रिलेशन बनाया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? ए है। मतलब हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बनाया वो क्या है? A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? ए है। तो रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स में जो फर्स्ट नंबर है उसका नाम था प्रमाण यानी मेजर। दूसरे नंबर को कहा जाता था फल। अच्छा, यहाँ पर आप देखते होगे जो हिंदी या संस्कृत के वर्ड जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर दी जाती है। जैसे ये लिखा है फल लेकिन लास्ट में ए आ रहा है तो इसको फला नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपकी बुक का जो नाम है उसको जैसा अगर लिखा है वैसा पढ़ें तो होगा गणिता प्रकाश, बट एक्चुअल में वो है गणित प्रकाश। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखो जो वर्ड है उसका नाम है प्रमाण, लेकिन यहाँ पर लास्ट में ए लगा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। इसको पढ़ेंगे फल, जिसको इंग्लिश में हम फ्रूट कहते हैं। ये सेकंड नंबर हो गया। हमारे रिलेशन में सेकंड नंबर क्या है? बी है। थर्ड नंबर को कहा जाता था इच्छा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिक्विजिशन। हमारे रिलेशन में ये सी है। टू फाइंड द इच्छा फल यानी यील्ड, क्या रिजल्ट मिलेगा? हमारे केस में ये डी है। आर्यभट्ट सेज मल्टीप्लाई द फल बाय इच्छा एंड डिवाइड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाय प्रमाण। तो अगर आपको इच्छा फल की वैल्यू चाहिए यानी डी की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा? जो फल है और इच्छा इसको मल्टीप्लाई करना होगा। फल यानी बी और इच्छा यानी सी। तो अगर आपको इच्छा फल यानी डी की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना होगा तो बी सी आ जाएगा। डिवाइड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बाई प्रमाण, और फिर प्रमाण से इसको डिवाइड करना होगा। तो प्रमाण क्या है? ए है, यानी इसको ए से डिवाइड करना होगा। इन अदर वर्ड्स आर्यभट्ट सेज, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो आर्यभट्ट का कहने का मतलब ये था, तो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन क्या बनेगा? प्रमाण यानी ए इज टू फल यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू इच्छा यानी सी इज टू इच्छा फल यानी डी। मतलब वही ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, उसी का जस्ट हमने नाम लिख दिया है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो प्रमाण ए है, फल बी है, इच्छा सी है, इच्छा फल डी है। अभी जैसे ऊपर हमने देखा था कि अगर a अपॉन बी और c अपॉन डी इस तरह से लिखें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AD इक्वल BC आ जाएगा। तो a क्या है? प्रमाण, और d क्या है? इच्छा फल। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, प्रमाण मल्टीप्लाई बाय इच्छा फल। ये इक्वल होगा किसके? या देखो b मल्टीप्लाई बाय c, b है फल और c है इच्छा, तो इक्वल आ रहा है किसके? फल मल्टीप्लाई बाय इच्छा। तो यहाँ से इच्छा फल की वैल्यू आ जाएगी फल मल्टीप्लाई बाय इच्छा डिवाइडेड बाय प्रमाण। तो अगर आपको इच्छा फल यानी डी की वैल्यू निकालनी है तो फल यानी बी और इच्छा यानी सी इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको प्रमाण यानी ए से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जिसको आर्यभट्ट ने प्रपोज किया था यानी दिया था, उसका यूज़ करते हुए एंशिएंट इंडियंस ने सॉल्व कर लिए थे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्व हो, यानी प्रोपोर्शनैलिटी वाले प्रॉब्लम को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से
वो सॉल्व कर ले रहे थे। एग्जाम्पल 9, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। इफ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। एक कार है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 150 मिनट्स में। अगर वो उसी स्पीड से मूव करती रहे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 4 आवर्स में। यहाँ भी हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक तो डिस्टेंस जिसकी वैल्यू किलोमीटर्स में दी है, दूसरा है टाइम। अब यहाँ भी दो सिचुएशन है क्योंकि दो टाइम हमको दिया है, एक तो 150 मिनट, दूसरा 4 आवर्स। तो यहाँ भी वही दो रेशियो बनेगा, दोनों प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हमको दिया हुआ है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब वही इफेक्ट हमको चाहिए। तो सेम इफेक्ट मतलब प्रोपोर्शनैलिटी। तो दो रेशियो हम बनाएंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे और फिर वहाँ से सॉल्व करके हम दूसरी सिचुएशन में जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो निकाल लेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं। इफ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्योंकि जो कार है वो सेम स्पीड से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, मतलब सेम इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, इसीलिए जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो दोनों ही सिचुएशन में हमको गिवन है। तो आपको पता चलेगा टाइम दोनों ही सिचुएशन में दिया हुआ है। डिस्टेंस की वैल्यू एक केस में दी है 90 किलोमीटर, दूसरे की हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब गिवन नहीं है। तो हम रेशियो बनाएंगे इस तरह से कि जो क्वांटिटी गिवन है वो पहला टर्म बनेगा, मतलब रेशियो होगा हमारा टाइम इज टू डिस्टेंस का। मतलब बनाने को हम डिस्टेंस इज टू टाइम बना सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है उसमें जो अननोन क्वांटिटी है जो हमको फाइंड आउट करना है वो लास्ट में आनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमको क्वांटिटी गिवन है दैट इज टाइम, उसको हम पहले लिख रहे हैं, और जो क्वांटिटी अननोन है जिसको हमको फाइंड आउट करना है उसको बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन में जो लास्ट वाला नंबर है उसी के हिसाब से फॉर्मूला बना है। तो टाइम इज टू डिस्टेंस, इस रेशियो की अगर हम बात कर लें तो पहले सिचुएशन में टाइम कितना दिया है 150 मिनट्स इज टू डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर्स, ये प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे केस में टाइम क्या दिया है हमको 4 आवर्स। अब ध्यान रखना, एक केस में हमको टाइम की वैल्यू मिनट्स में दी है, दूसरे में आवर्स में दी है। तो जब भी हम इस तरह से रेशियो या प्रोपोर्शनैलिटी से डील करते हैं तो उसमें सेम क्वांटिटी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मतलब टाइम की यूनिट दो नहीं ले सकते कि एक जगह मिनट्स ले रहे एक जगह आवर्स ले रहे हैं, या तो दोनों को ही मिनट में ले लो या दोनों को ही आवर्स में ले लो। तो चलो इस 4 आवर्स को ही हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 4 में 4 6 24, दैट इज 240 मिनट्स हो जाएगा इज टू। अब दूसरे केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम x मान लें तो अभी जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि जो लास्ट वाली क्वांटिटी है दैट इज x, वो इक्वल होगा सेकेंड और थर्ड वाली क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन, यानी 90 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है जो यहाँ पर 150 है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। 0 0 चला गया, 5 3 15, 5 1 5, 5 8 40, 3 1 3, 3 6 18। अब 6 और 24 को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 144। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 144। तो 4 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर होगी वो 144 किलोमीटर्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से सॉल्व करना है, और यहाँ पर देख सकते हो 144 आंसर आ गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 4 आवर्स इज 144 किलोमीटर। एग्जाम्पल 10, अ स्मॉल फार्मर इन हिमाचल प्रदेश सेल्स ईच 200 ग्राम पैकेट ऑफ टी फॉर ₹200। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा किसान 200 ग्राम के टी के पैकेट को 200 रुपीज में सेल करता है, बेचता है। अ लार्ज ई स्टेट इन मेघालय सेल्स ईच 1 kg पैकेट ऑफ टी फॉर ₹800। एक बड़ी सी कंपनी है मेघालय में जो कि 1 kg के पैकेट सेल करती है 800 रुपीज में। आर द वेट टू प्राइस रेशियोज इन बोथ प्लेसेस प्रोपोर्शनल। क्या दोनों ही प्लेसेस में जो वेट टू प्राइस रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है? तो चलिए पहले दोनों रेशियोज हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या वो दोनों रेशियोज प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अब आगे आपको ये भी बताना है विच टी इज़ मोर एक्सपेंसिव, कौन सी जो टी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा महंगी है। तो हमसे क्वेश्चन में वेट टू प्राइस रेशियो की बात कर रहा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ पर जो टी सेल की जाती है उसका वेट क्या है, तो वो दिया है 200 ग्राम्स। बेसिकली ग्राम्स और केजी में वेट नहीं मास होता है। ये चीज़ मैंने आपको साइंस में पढ़ाई भी है कि वेट की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, क्योंकि वो एक तरह की फोर्स है। बट कॉमन लैंग्वेज में हम ग्राम्स और केजी की वैल्यूज़ को भी वेट कह देते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही दिया हुआ तो उसी हिसाब से चल लेते हैं, बट ये साइंस एक्यूरेट नहीं है। ये जो ग्राम्स में वैल्यू दी है ये मास है। तो हिमाचल प्रदेश में जो टी सेल की जा रही है उसका वेट क्या है 200 ग्राम्स। प्राइस क्या है, प्राइस भी 200 रुपीज़ है। अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो ये बन जाएगा 1:1। अब इसी तरह से मेघालय की बात कर लें तो यहाँ पर जो टी सेल की जा रही है उसका वेट है 1 kg। अब देखो ऊपर वैल्यू ग्राम्स में दी थी, यहाँ केजी में है,
तो यूनिट हमको सेम करना है। अब ऊपर हमने ग्राम यूज़ कर लिया है, तो ये जो 1 kg है उसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम्स, और यहाँ पर प्राइस क्या है 800 रुपीज़। तो ये हो गया 800, 2 जीरो इसका चला जाएगा, 2 जीरो इसका चला जाएगा, तो बचेगा 10 और 8, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 5 10, 2 4 8। तो लोएस्ट फॉर्म में रेशियो बन जाएगा 5:4। अब जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही जो रेशियोज़ हैं वो सेम नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि हमसे जो पूछा था कि वेट टू प्राइस रेशियो क्या प्रोपोर्शनल है, तो नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं है। वेट टू प्राइस रेशियो इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। अब आपको ये बताना है कि कौन सी टी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सी ज़्यादा महंगी है, ये बताओ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो दोनों ही केस में क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है। अब मेरे को आप ये बताओ, 2 टी के पैकेट हैं, ठीक है, ये पैकेट नंबर ए है, ये पैकेट नंबर बी है। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है, सपोज ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, अगर क्वांटिटी सेम है तब तो प्राइस से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जिस पैकेट का प्राइस ज़्यादा होगा वो महंगा है, जिसका प्राइस कम होगा वो सस्ता है। तो कंपैरिजन के लिए हमको क्वांटिटी सेम बनानी होगी। अगर दोनों की क्वांटिटी अलग है, मान लो ए 1 kg का है और बी 100 ग्राम का पैकेट है, तो 100 ग्राम का है तो उसका प्राइस वैसे ही कम होगा, तो फिर वहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। भाई एक पैकेट छोटा है एक बड़ा है, तो प्राइस से कैसे आइडिया लगाओगे कौन सा महंगा कौन सा सस्ता? तो क्वांटिटी हमको सेम करनी होती है कि अगर सेम क्वांटिटी है तो प्राइस से हम डिसाइड कर लेंगे कि यार उतना ही क्वांटिटी ये वाला पैकेट इतने का मिल रहा है और उतनी ही क्वांटिटी का ये वाला पैकेट इतने रुपए का मिल रहा है, तो कौन महंगा कौन सस्ता हम बता सकते हैं। तो चाहे आप ये करो कि 1 kg वाला जो पैकेट है उसका 200 ग्राम का पैकेट कितने का आएगा ये निकाल लो, या आप ऐसा कर लो कि जो 200 ग्राम वाला पैकेट है अगर वो 5 ठो हम ले लें तो 1 kg बन जाएगा, तो उसका क्या प्राइस आ रहा है। तो ऐसा करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए करके मैं बताता हूँ कैसे करना है। इन हिमाचल में क्या दिया है, प्राइस ऑफ 200 ग्राम ऑफ टी इक्वल 200 रुपीज़। 200 ग्राम टी का जो प्राइस है वो हमको दिया है 200। तो इस 200 ग्राम को 1 kg बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इक्वल हो जाएगा किसके, ₹200 मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 1000 ग्राम दैट इज़ 1 kg, और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो होगा ₹1000। तो 1 kg टी का प्राइस आ गया 1000, लेकिन मेघालय में 1 kg टी का प्राइस 800 रुपीज़ है, हिमाचल में 1000 आ रहा है, मतलब हिमाचल में जो टी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी है। तो यही चीज़ आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर वे में मैंने आपको बता दिया कि आंसर कैसे देना है, तो यहाँ पर जो लिखा है वही सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये जो हमने 1 kg का प्राइस 1000 रुपीज़ निकाला है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, लेट अस से दैट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ X रुपीज़। हिमाचल में 1 kg टी का क्या प्राइस हमको नहीं पता ना, तो हम X रुपीज़ मान लेते हैं। अब हमको ये पता है कि 200 ग्राम 1/5 होता है 1 kg का, यानी 1 kg को 1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा 200 ग्राम। तो क्योंकि क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शनल है, हमने वेट को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो प्राइस को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं, तभी प्रोपोर्शनल रहेगा। तो वही चीज़ किया है कि X रुपीज़ हमने प्राइस माना था, तो इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 200 के, क्योंकि 200 ग्राम टी का जो कॉस्ट है वो है ₹200। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, X की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो या जैसा मैंने आपको बताया वैसे निकाल लो, दोनों से फाइनली आपको यही पता चलेगा कि जो कॉस्ट है 1 kg टी की वो है ₹800 मेघालय में और ₹1000 है हिमाचल प्रदेश में। देयरफॉर द टी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज़ मोर एक्सपेंसिव। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो टी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको अपनी कोई फेवरेट डिश ले लेनी है, फिर उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसको फाइंड आउट करो, उनकी जो क्वांटिटीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उस डिश को बनाने के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए अगर बनाना हो तो कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर होगी उस डिश को बनाने के लिए और उनकी क्या क्वांटिटी है। सपोज यू आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल एंड यू वांट टू इनवाइट 15 गेस्ट। अब मान लो कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, 15 गेस्ट को इन्वाइट करना है। फाइंड आउट द क्वांटिटीज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक द सेम डिश फॉर देम। तो अगर 15 गेस्ट के लिए आपको वही डिश बनानी है तो हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी क्या होगी। तो ये एक्टिविटी आप खुद से कर लेना, मतलब आपकी जो फेवरेट डिश है, फिर आपके घर में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अब चलिए यहाँ पर जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
द अर्थ ट्रेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर्स अराउंड द सन इन अ ईयर। अब जो अर्थ है ना, वो एक साल में सन के चारों तरफ 940 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन अ वीक? तो एक वीक में वो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगी आपको बताना है। तो यहाँ भी हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक तो अर्थ जो डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा जो टाइम लग रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हो दोनों केस में हमको टाइम दिया है, एक केस में 1 ईयर, दूसरे में 1 वीक। तो टाइम को हम पहले लिखेंगे, डिस्टेंस को हम बाद में लिखेंगे, और जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसी का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो टाइम की 2 यूनिट दी है, एक तो ईयर दूसरा वीक, तो दोनों को सेम यूनिट में हमको चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, ईयर को वीक में चेंज कर लेते हैं। तो 1 ईयर में होता है 52 वीक्स। तो इसके आंसर में आप पहले लिख देना 1 ईयर इक्वल 52 वीक्स। अब जैसे हमने पढ़ा है इस प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशन को मॉडल कर सकते हैं, तो ऐसा लिख देना मॉडलिंग दिस प्रोपोर्शन। अभी जैसे एग्जाम्पल 9 में हमने किया था ना, उसी तरह से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेशियो किसका बनाएंगे, टाइम इज टू डिस्टेंस या डिस्टेंस इज टू टाइम? तो जैसे मैंने बताया टाइम की वैल्यू हमको दी है ना, तो टाइम को पहले लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हमारा टाइम होगा। तो पहले केस में टाइम है 1 ईयर, दैट इज 52 वीक्स इज टू डिस्टेंस कितनी है 940 मिलियन किलोमीटर्स। ये 940 मिलियन कितना होता है? देखो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख और 10 लाख में होते हैं 6 जीरोज, यानी 940 मिलियन का मतलब 940 लिखो और 6 जीरोज लगा दो। तो 940 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 940 मिलियन। ये एक रेशियो हो गया। अब ये प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि जो अर्थ है वो उसी स्पीड से घूम रही है, ऐसा तो है नहीं कि रुक के कहीं चाय पीने लगे, तो सेम इफेक्ट है ना, तो प्रोपोर्शनल होगा। दूसरे केस में टाइम हमको दिया है 1 वीक का इज टू, अब 1 वीक में वो कितना किलोमीटर चलेगी, मतलब दूसरे केस में डिस्टेंस हमको नहीं दी, तो चलो कुछ मान लेते हैं, जैसे x मान लेते हैं। तो ये अब हमारा मॉडल बन गया। यहाँ पर x क्या है आप लिख के बता देना, वेयर x इक्वल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड इन अ वीक। एक हफ्ते में कितना किलोमीटर ट्रेवल किया जाएगा। तो लास्ट वाली क्वांटिटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेकेंड और थर्ड वाली क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्वांटिटी। तो x इक्वल हो जाएगा सेकेंड क्वांटिटी दैट इज 94 मिलियन मल्टीप्लाई बाई थर्ड क्वांटिटी विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई 52। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180,76923। वैसे यहाँ पर 0.1 भी आएगा बट उतना प्रिसाइज आपको नहीं लेना है, अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू आपको निकाल लेनी है, क्योंकि ये क्वांटिटी खुद ही इतनी बड़ी है कि ये जो 1 आएगा वो 100 मीटर को शो कर रहा है। इतना ज़्यादा किलोमीटर तो ऑलरेडी ये है, कहाँ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की बात हो रही है और कहाँ 100 मीटर। तो उस वैल्यू को हम शो भी कर देंगे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसमें कोई छोटा सा नंबर ऐड करते हैं तो उस नंबर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी डेसिमल वाला पार्ट हम हटा देंगे। तो एक फाइनल लाइन आप लिख देना, हेंस द अर्थ ट्रेवल्स 180,76923 किलोमीटर इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ मेसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शोन इन द डायग्राम। एक मिस्त्री है वो एक घर बना रहा है, उसका जो शेप है वो आपको डायग्राम में दिया हुआ है। ही नीड टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड द इनर वॉल्स दैट सेपरेट्स 2 रूम्स। उसको बाहर की भी वॉल बनानी है, अंदर की भी वॉल बनानी है, मतलब जो रूम्स को सेपरेट कर रही वो वाली भी वॉल उसको बनानी है। तो मतलब ये जो बाहर वाली वॉल है ये उसको बनाना है, फिर जो रूम्स को सेपरेट करी जैसे ये वाला रूम और ये वाला रूम, इसको सेपरेट करने वाली ये जो वॉल है, इस रूम और इस रूम को सेपरेट करने वाली ये जो वॉल है, मतलब जितनी भी आपको यहाँ लाइन दिख रही है सब उसको कंस्ट्रक्ट करनी है। 10 फीट की वॉल बनाने के लिए उसको रिक्वायर होता है लगभग 1450 ब्रिक्स। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस। 10 फीट वॉल बनाने के लिए उसको 1450 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये बताना है कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी पूरा घर बनाने के लिए। एज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस। अब ये बात आपको एज्यूम करके चलनी है, मान के चलनी है कि सारी ही वॉल की हाइट और थिकनेस सेम है, मतलब यहाँ पर सेम इफेक्ट की बात हो रही है। और 2 क्वांटिटी भी हमको दी है, एक तो वॉल की लेंथ, दूसरा ब्रिक। तो रेशियो हमारा वॉल इज टू ब्रिक का बन जाएगा, क्योंकि वॉल की जो लेंथ है वो हमको दी है दोनों ही सिचुएशन में। एक तो ये 10 फीट की बात कर रहा है, दूसरे जो पूरा हाउस है उसमें वॉल की जो लेंथ है वो इस डायग्राम से हम निकाल लेंगे। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आप लिख देना ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 फीट वॉल। हमको दिया है 10 फीट वॉल बनाने के लिए कितनी ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी 1450। टोटल वॉल कितने लेंथ की है चलो कैलकुलेट करते हैं। इस वाली वॉल की जो लेंथ है वो हमको दिया है 12 फीट। उतनी ही बड़ी वॉल यहाँ भी बनी हुई है, उतनी ही बड़ी यहाँ पर भी बनी हुई है। तो 12 फीट 12 फीट 12 फीट ऐसी 3 वॉल है 12 फीट की।
तो 12 3 ज़ा 36 हो गया। तो जितना हमने हाईलाइट किया है वो लेंथ हो गई 36 फीट। अब ये वाली जो लेंथ है और ये लेंथ आपस में इक्वल है और कितना है 15 फीट। तो 15 ऊपर 15 नीचे, तो ग्रीन वाला टोटल हाईलाइट जो हमने किया है वो हो गया 30 फीट। ये आपको 9 फीट दिया है, इसके सामने वाला ये भी 9 फीट होगा, तो 9 + 9 क्या हो गया 18 हो गया। अब नीचे जो छोटा सा रेक्टेंगल है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 6 फीट है और ये 9 फीट है, इसके सामने ये भी 9 फीट होगा, तो 9 + 9 18 + 6 24, तो ये आ गया 24। ऐड करने पे आ जाएगा 108 फीट। अच्छा, फर्स्ट वाली सिचुएशन के लिए पहले हम रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों सिचुएशन में वॉल की लेंथ हमको दी है, तो वॉल की लेंथ को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 10 फीट की वॉल है, इस टू ब्रिक कितना लग रहा है 1450, तो ये हमारा रेशियो बन गया। अब इसी तरह से टोटल लेंथ ऑफ वॉल की बात कर लें तो वो कितनी, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया 108 फीट। आप अलग अलग वॉल की लेंथ को ऐड करके भी दिखा सकते हो कि ये सारी लेंथ हमने ऐड की और वहाँ से आ रहा है 108 फीट। अभी जो 108 फीट की वॉल है इसको बनाने में कितना ब्रिक लगेगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड x। तो अब हमारा प्रपोर्शन का रिलेशन क्या बनेगा। नाउ पहला रेशियो हमने निकाला है 10:1450, ये प्रपोर्शनल होगा। दूसरा रेशियो क्या बनेगा, सबसे पहले वॉल की लेंथ दैट इज 108 फीट इज टू ब्रिक जो रिक्वायर्ड है जिसको हमने x माना है, बस x के लिए सॉल्व कर लो। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से सेकेंड और थर्ड वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फर्स्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 1450 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 ये पूरा चला गया, यहाँ से एक 0 चला गया। 145 और 108 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 15660। तो x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रिक्वायर होगी टोटल वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी पूरे हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस ये इक्वल हो जाएगा 15,660 के। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पार्ट और बचा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। पुनीत's father went from Lucknow to Kanpur in 2 hours by riding his motorcycle at a speed of 50 km/h। पुनीत के फादर लखनऊ से कानपुर गए 2 घंटे में और उनके मोटरसाइकिल की जो स्पीड थी वो थी 50 km/h। इफ़ ही ड्राइव्स एट 75 km/h, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर। अगर वो 75 km/h की स्पीड से ड्राइव करें तो उनको कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कैन वी फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज अ प्रपोर्शन। क्या इस प्रॉब्लम को हम प्रपोर्शन की तरह फॉर्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमको 2 क्वांटिटी दी है, 2 सिचुएशन दी है। एक तो टाइम दिया है, लखनऊ से कानपुर जाने में कितना लगेगा, दूसरा स्पीड दी है। सेकेंड सिचुएशन में स्पीड दी है, टाइम नहीं पता। तो क्या हम ऐसे रेशियो बना सकते हैं कि बाई स्पीड इज टू टाइम। इसका रेशियो अगर हम बना लें तो पहले केस में स्पीड दी है 50, टाइम है 2, दूसरे केस में स्पीड है 75 और टाइम क्या ही हमको निकालना है। ये क्वांटिटीज़ प्रपोर्शनल होगी, सॉल्व करके निकाल लें। क्या यहाँ पर ये काम करना सही होगा, आपको क्या लगता है। अभी जितनी भी सिचुएशंस, जितने भी क्वेश्चंस प्रोपोर्शनैलिटी के हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं किसी फैक्टर के साथ तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी फैक्टर के साथ चेंज होती है, तभी रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है, अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होती है। अगर भूल गए हो तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वहाँ यही तो हो रहा है। अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी भी उसी फैक्टर के साथ इंक्रीज़ कर रही है, और एक क्वांटिटी को अगर हम डिक्रीज़ करें तो सेम फैक्टर के साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर रही है। क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब आप देखो तो स्पीड इंक्रीज़ हुई है, पहले वो 50 km/h की स्पीड से जा रहे थे, बाद में वो 75 km/h की स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर स्पीड इंक्रीज़ हुई है तो क्या टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, वुड इट टेक पुनीत's फादर मोर टाइम और लेस टाइम टू रीच कानपुर। थिंक अबाउट इट। आप बताओ, अगर उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कानपुर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा। भाई कॉमन सेंस की बात है, जब वो कम स्पीड से जा रहे थे, मतलब 50 km/h की स्पीड से जा रहे थे, तो उनको 2 घंटा लगा। अगर उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, 75 km/h की स्पीड से जाएंगे, तो स्पीड ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे ना, यानी अब कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी को तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर प्रपोर्शनल रिलेशन नहीं बनना है, बल्कि इस रिलेशन को हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, जहाँ पर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही होती है। अगर बाई चांस आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल भी देते हो, जैसे आपने रख दिया यहाँ पर x, अब x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं,
सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 50, 2 1 2, यहाँ से आ जाएगा 25, 25 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी 3 आवर्स। तो आंसर आपने ये निकाला है कि भैया जब वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे तो 2 घंटा लगा था, अब जब उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई 75 किलोमीटर पर आवर तो उनको 3 घंटा लगेगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई, स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से तो ज़्यादा आ रहा है, मतलब इस रिलेशन से हमको सही आंसर नहीं मिलेगा। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी डिक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिख गया आपने तुरंत प्रपोर्शन लगा के और आंसर निकाल दिया, देखो क्या यहाँ पर ये अप्लाई होगा भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तब नहीं लगेगा ये। Even though this problem looks similar to the previous problems, it cannot be solved using the rule of 3. The time travel would actually decrease when the speed increases. So the problem cannot be modeled as. तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से मॉडल नहीं कर सकते। Activity 2. Go to the market and collect the prices of different sizes of shampoo containers of the same shampoo and create a table like the one given below. अब मार्केट जाओ और किसी सेम शैम्पू के अलग अलग साइज़ के जो कंटेनर्स आते हैं, कुछ छोटा पाउच आता है, छोटी बॉटल आती है, मीडियम साइज़ की, लार्ज बॉटल आती है, तो वही सेम शैम्पू के अलग अलग साइज़ के जो कंटेनर्स आते हैं उनका प्राइस आप देखो कि क्या प्राइस है, फिर इस तरह से टेबल क्रिएट करो जैसा आपको नीचे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप मार्केट में जाके कर सकते हो। यहाँ पर जो टेबल दिया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी इफ़ द वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। आप देखो कि शैम्पू का जो वॉल्यूम है क्या वो प्रोपोर्शनल है शैम्पू के प्राइस के। अब यहाँ पर हमको किसका रेशियो निकालना है भाई, दो क्वांटिटी हमको दी है, एक वॉल्यूम दिया दूसरा प्राइस दिया है, तो क्या वॉल्यूम टू प्राइस का रेशियो निकालें, क्या ऐसा करना है? तो यहाँ पर वॉल्यूम टू प्राइस का रेशियो नहीं निकालेंगे। जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ। आपको देखना है कि क्या वॉल्यूम ऑफ शैम्पू प्रोपोर्शनल है प्राइस के। ये चीज़ आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल के साइन के लेफ्ट साइड एक रेशियो होता है और एक रेशियो राइट साइड होता है। तो यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस, मतलब एक रेशियो होगा शैम्पू के वॉल्यूम का और एक रेशियो होगा शैम्पू के प्राइस का। क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। हमसे ये नहीं कह रहा कि वॉल्यूम टू प्राइस रेशियो क्या प्रोपोर्शनल होगा, हमसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ शैम्पू और प्राइस ऑफ शैम्पू क्या ये प्रोपोर्शनल है। इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पर दो क्वांटिटीज़ के रेशियो की बात कर रहा था, दो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे ऊपर मैं अभी दिखाऊं आपको कौन सा, ये 10th वाला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट सेंटेंस देखो, आर द वेट टू प्राइस रेशियो इन बोथ प्लेसेस प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर वेट टू प्राइस के रेशियो की बात कर रहा है, यानी वेट टू प्राइस ये रेशियो निकालेंगे दोनों ही सिचुएशन में, और क्या ये प्रोपोर्शनल है ये हमको चेक करना है। लेकिन इस एक्टिविटी में हमको वॉल्यूम टू प्राइस रेशियो नहीं निकालना। वॉल्यूम ऑफ शैम्पू क्या प्रोपोर्शनल है प्राइस के, तो एक रेशियो बनेगा वॉल्यूम का, एक रेशियो बनेगा प्राइस का। अब आप पूछोगे किसका वॉल्यूम ले किसका प्राइस ले, तो इस टेबल में देख सकते हो अलग अलग कंटेनर्स दिए हैं, किसी भी दो को उठा लो। जैसे हम सैशे ले लेते हैं और स्मॉल बॉटल ले लेते हैं, तो एक वॉल्यूम हमको यहाँ से मिल जाएगा, एक वॉल्यूम यहाँ मिल जाएगा। फिर इसी का हमको प्राइस भी ले लेना है, तो एक प्राइस हमको यहाँ से मिल जाएगा, एक प्राइस हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो वॉल्यूम के रेशियो की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम सैशे टू स्मॉल बॉटल का रेशियो लें, यानी पहले सैशे का लिखेंगे वॉल्यूम या प्राइस जो है, फिर उसके बाद स्मॉल बॉटल का लिखेंगे। तो सैशे का वॉल्यूम है 6 ml और स्मॉल बॉटल का है 180 ml। अब इसी तरह से अब इन्हीं दोनों के प्राइस का भी हमको रेशियो निकाल लेना है। तो सैशे का प्राइस पहले लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमने पहले लिखा था। तो सैशे का प्राइस है 2 रुपीज़ और स्मॉल बॉटल का प्राइस है ₹154। इन दोनों को थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो रेशियो आ गया 1:30। यहाँ पर ये दोनों ही टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम का जो रेशियो है और प्राइस का जो रेशियो है ये सेम नहीं है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मतलब वॉल्यूम का रेशियो प्राइस के रेशियो के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसी तरह से और भी केसेस का आप चेक कर सकते हो। स्मॉल बॉटल और मीडियम बॉटल का ले सकते हो, मीडियम और लार्ज का ले सकते हो, सैशे और मीडियम का ले सकते हो, या फिर सैशे और लार्ज का ले सकते हो। मतलब कोई सा दो आपको लेके इस तरह से चेक कर लेना है। तो आप देखोगे प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। तो यही मैंने आपको निकाल के दिखाया। वॉल्यूम ऑफ सैशे टू स्मॉल बॉटल क्या आ रहा था, 6:180। इसी को हमने लोएस्ट फॉर्म में लाया था, तो 1:30 आ रहा था। फिर प्राइसेस के रेशियो की बात कर ले तो 2:154, यानी 1:77 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ये रेशियोज प्रोपोर्शनल है? तो हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है,
तो नो, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। वाई डू यू थिंक दैट द रेशियो ऑफ प्राइसेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स? अब आपको क्या लगता है कि प्राइसेस का जो रेशियो है वो वॉल्यूम के रेशियो के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस फैक्टर के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसी फैक्टर के साथ प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है? अगर सेम फैक्टर के साथ इंक्रीज होता तो रेशियोज प्रोपोर्शनल आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? तो देखो, जनरली ऐसा होता है, और ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि अगर किसी चीज़ का आप बड़ा पैकेट लो, ज़्यादा क्वांटिटी लो, तो वो सस्ता पड़ता है। मतलब पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट आएगी वो कम होगी। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लें, छोटी बॉटल लोगे आप तो पर एमएल की कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, बड़ी बॉटल लोगे तो पर एमएल की जो कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो प्राइस आपका थोड़ा कम पड़ जाता है। इसीलिए लोग लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर छोटा पैकेट लो या बड़ा पैकेट लो, पैकेजिंग दोनों ही केस में करनी है, उस पर लेबलिंग वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो कई सारे फैक्टर को जो हम कंसीडर करते हैं, तो वहाँ से ये समझ में आता है कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो कंपनी को थोड़ा सस्ता पड़ता है और इसीलिए उसका प्राइस भी कम होता है। दूसरी बात, ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। कंपनी तो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बिके, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में वो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देते हैं। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट साइज बॉटल्स फॉर कंपनी एंड फॉर कस्टमर्स। अब अलग अलग साइज़ की जो बॉटल्स हैं उसके प्रोज क्या हैं, मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं, कॉन्स क्या है, मतलब उसके नुकसान क्या हैं कंपनी के लिए और कस्टमर के लिए। तो छोटे साइज़ की बॉटल की अगर हम बात कर लें तो देखो, कंपनी को बनाने में सारा झंझट वही करना है। भाई बॉटल छोटी हो या बड़ी हो, उस बॉटल को बनाना, फिल करना, लेबल करना, पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी झंझट तो है ही। तो बड़ी बॉटल बनाने में फ़ायदा होता है, छोटे में कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो वही सारा काम है, लेकिन उसका रेट कम है। वहीं जो छोटी बॉटल है वो कस्टमर को महंगी पड़ती है। वहीं अगर बड़ी बॉटल की बात कर लें तो उसमें कंपनी को फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी वो सेल कर पाते हैं और कस्टमर का भी फ़ायदा होता है कि ओवरऑल प्राइस थोड़ा सा कम मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह काफ़ी मिल जाता है। फॉर रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, व्हाट कुड यू रिकमेंड टू द कंपनी एंड टू द कस्टमर? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए अर्थ के कितने रिसोर्सेज का यूज़ किया गया। जैसे कोई बॉटल बनानी है तो उसके लिए प्लास्टिक का यूज़ होगा, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी ये कर सकती है कि कम प्लास्टिक का यूज़ करे, जो कंटेनर है उसको बनाने के लिए ऐसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाए जो रिसाइकेलेबल हो या फिर बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब नेचर में वेस्ट की तरह ना रहे बल्कि वो डिकम्पोज हो जाए, गल सड़ के नेचर का ही पार्ट बन जाए। कस्टमर ये कर सकता है कि वेस्ट वगैरह ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मैथ टॉक वाला पार्ट है तो क्लास में सिर्फ डिस्कशन के लिए है ये सारी बातें, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे अभी हमने शैम्पू का किया ना, उसी तरीके से आप टेबल बनाओ और भी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे राइस हो गया, आटा हो गया। अब ऑब्जर्व करो वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए जो प्राइसेस हैं वो प्रोपोर्शनल हैं टू डिफरेंट मेजर्स, यानी अलग अलग क्वांटिटी के लिए जो प्राइस है कहाँ पर प्रोपोर्शनल आ रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करोगे तो उसी फैक्टर के साथ प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, या डिक्रीज़ करोगे तो उसी फैक्टर के साथ प्राइस भी डिक्रीज़ करेगा। ऐसी कोई क्वांटिटी है? अब क्लास में डिस्कस करो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ प्राइसेस टू द मेजर्स ऑफ सेम प्रोडक्ट, मतलब प्राइस और क्वांटिटी, इसका रेशियो निकाल के देखो कि क्या प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एक क्लास में आप करना। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 8, वहाँ पर पार्ट 2 वाली बुक की वीडियो आएगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।